सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस है क्या चीज़? ये जो ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस है, ये एक तरह का फंगस है जो वातावरण में मौजूद रहता है। इवन हमारे शरीर में, हमारी नाक में भी ये उपस्थित रहता है पहले से ही। अब मास्क लगाकर इसको रोकने की जो कोशिश की गई है, तो इसीलिए की गई है क्योंकि कोविड इन्फेक्शन के दौरान, कोरोना संक्रमण के दौरान चूँकि इंसान की जो रोग संक्रमण क्षमता है, ये बहुत कम हो जा रही है और इसमें देखा गया है कि स्टेरॉइड का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो रोग प्रतिरक्षण की क्षमता कम होना और शुगर का बढ़ जाना, जो कि स्टेरॉइड के कारण क्षमता कम हो रही है और शुगर बढ़ रही है। इसलिए जब ये शरीर में अंदर रहता ही है, वहाँ इसको माहौल मिल जाता है और यह फ्लरिश करने लगता है। इसलिए संक्रमण के बाद इसका खतरा बढ़ा रहता है, क्योंकि संक्रमण के दौरान तो हम दवाएं चलाते रहते हैं, तब तो यह इतना नहीं फैलता। जब कोरोना शरीर से चला जाता है और शुगर बढ़ी रहती है, इससे ये पोस्ट कोविड जो टाइम है उसमें बढ़ावा दिखाई दे रहा है। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि ये कोरोना संक्रमण के बाद अब आई हुई कोई नई चीज़ है। देखिए, जो पेशेंट पहले से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए या कैंसर की रेडियोथेरेपी लेते हैं, कैंसर के लिए कीमोथेरेपी लेते हैं या किसी अन्य कारण से उनकी रोग प्रतिरोधन की क्षमता बहुत कम हुई रहती है और दवाएं चलती रहती है, उसमें भी विभिन्न तरह के फंगस जो है, जैसे टीबी के मरीज होते हैं, एचआईवी पॉजिटिव मरीज होते हैं, उनमें विभिन्न तरह के फंगस का संक्रमण होता है, उनमें म्यूकरमाइकोसिस भी होता है। लेकिन चूंकि यह एक पेंडेमिक है, विश्वव्यापी जो संक्रमण है ये बढ़ रहा है, बहुत लोगों में इस समय जो है ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और उनकी संक्रमण क्षमता कम है, इसलिए अधिक मात्रा में अब दिखाई दे रहा है। अन्यथा पहले से विद्यमान एक बीमारी है। जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है, जब वह रोग संक्रमण से निकल जाता है, उसके उपरांत यदि किसी व्यक्ति को नाक बंद होना, नाक में कुछ पदार्थ इकट्ठा होने जैसी फीलिंग आए, छींक आए उसको और ब्लड भी आ सकता है, चेहरे पर भारीपन आ जाए, चेहरे में दर्द, सर में दर्द या आंखों में लाली आ जाए, आंखों की पलकों पर सूजन आ जाए या दिखने में किसी तरह की कोई दिक्कत आए, तो हम समझ सकते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। जी, जब किसी व्यक्ति को जो कोरोना संक्रमण से उबर कर ठीक हुआ हो, ऐसे लक्षण उसको महसूस हो, तो सबसे पहले जो घरेलू उपाय है या जो व्यक्ति को करना चाहिए, जिसके करने से शुरुआती दौर में ही इंसान को बहुत लाभ मिल सकता है, वो जिस तरह से बताया गया था कि पानी की भाप ले तो लाभ मिलता है, उसी तरह से अगर जो नेजल ड्रॉप, सैलाइन नेजल ड्रॉप आती है, उसको नाक में डाला जाए तो वो इसको क्लियर कर सकती है। या जल लेपी अगर कोई व्यक्ति कर ले तो निश्चित रूप से बिना दवा के अस्पताल पहुंचे हुए व्यक्ति बहुत हद तक इस संक्रमण से बच सकता है। जल लेपी प्राय थोड़ा सा कठिन लगता है सुनने में, मगर है बहुत आसान प्रक्रिया। मैं समझा दूं, अगर कोई व्यक्ति 270 ml गुनगुना पानी ले, उसके अंदर 2 चम्मच खाने का नमक, 2 चम्मच मीठा सोडा और 1 चम्मच सुहागा मिलाकर घोल बना ले। एक 270 ml की बोतल आती है जिससे हम नेजल डूसिंग कराते हैं, उतना पानी अगर ले ले, 50 ml की सीरीज ले, उसकी सुई आगे से हटा ले और देखिए आगे झुकना है, मुंह खोलना है, सांस को रोकना है और एक नाक में सिरिंज लगाकर उसको धीरे से पुश कर देना है, दूसरी नाक से पानी बाहर आ जाएगा। अगर व्यक्ति इस दौरान सांस लेता रहेगा तो उसको फंदा या खांसी कफ होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दे कि कहीं दिमाग में पानी तो नहीं चला जाएगा या कहीं और तो नहीं चला जाएगा। हालांकि एक बार अगर किसी से डॉक्टर को दिखाकर सलाह ले ले तो वो ऐसी ट्रेनिंग दे देंगे कि उनको जीवन पर्यंत किसी से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत साधारण प्रक्रिया है, इसी से सारी धुलाई हो जाएगी और ये फंगस ग्रो ही नहीं करेगा, क्योंकि इस फंगस का
जो शुरुआती लक्षण में ये पहचान हो जाती है, यह लक्षण यह जो फंगस है, ये जो अंदर नाक की पतली झिल्ली है, म्यूकोसा है, उसको इन्वेड करता है, उस पर चिपक जाता है और उसके अंदर घुसता है और वहाँ ग्रो करने लगता है। तो अगर हम नाक की धुलाई कर देंगे तो वो उस परत पर चिपक नहीं पाएगा, वहाँ से हट जाएगा और इनिशियल यानी शुरुआती दौर में ही मरीज को बहुत ही लाभ मिल जाएगा, वो फैलेगा नहीं। इस फंगस के बारे में मैं बता दूं, ये जब नाक के अंदर, मान लिया किसी ने उसको इग्नोर कर दिया या गलती से जो किसी डॉक्टर को ना दिखा के सलाह ले ली कि अभी आप और स्टेरॉइड ले लीजिए या कोई भी और दवा लीजिए, तो ये बढ़ जाता है, ये शरीर के की म्यूकोसा में, नाक की म्यूकोसा में अंदर चला जाता है और उसको खाने लगता है और पतली पतली झिल्लियां हड्डियों को भी काट कर यह हमारे चेहरे पर आ जाता है। हमारी नाक और आंख के बीच में जो पतली झिल्ली है उसको काटते हुए हमारी आंख में चला जाता है, वहाँ लाली पैदा करता है, धीरे धीरे सूजन आती है और फिर हमें दिखना बंद हो जाता है और वहीं से विभिन्न छिद्रों के माध्यम से ये हमारे ब्रेन तक भी पहुंच जाता है। और अगर ये एक बार ब्रेन तक पहुंच गया तो व्यक्ति की जान को खतरा निश्चित है, क्योंकि इसको फिर इलाज करना भी बहुत दुर्लभ काम होता है। सर्जरी से पहले इसको हटाया जाएगा और फिर दवा चलेगी, तब कहीं जाकर ये इलाज संभव है, इसलिए इसको इतना ना बढ़ने दें। नाक में नेजल ड्रॉप डालें, जो सैलाइन नेजल ड्रॉप होती है, नाक की धुलाई कर लें, जलनेती कर लें और थोड़ा भी अगर दिक्कत होती है तो अपने जो निकटस्थ जो नाक कान गले के सर्जन जो भी उपलब्ध हो उनसे बातचीत कर ले, दिखा लें। देखिए, जो मूल है इसका, मूल तो एक ही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना। व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कब कम होती है? जब उसको कोई भी असाध्य रोग लग जाता है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन, यह म्यूकस माइक्रोसिस नहीं कराता है। वायरस तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करके निकल जाता है। अगर कुछ दवाएं ऐसी चलती हैं जो उस अवस्था में जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई रहती है, हमारी शुगर को बढ़ा दे, हमारे इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जो शरीर में रहते हैं उनको बढ़ा दे, तो बैक्टीरिया, फंगस, इनको खाने के लिए एक अच्छा मटेरियल उपलब्ध हो जाता है और ये इकट्ठे हो जाते हैं। आप साधारण सा समझिए, एक शेर ने शिकार किया, वो अपने जो है लायक जो सामान खाने वाला था खाकर चला गया, उसके बाद जो बचा हुआ पड़ा रह जाता है उसको खाने के लिए पूरा जंगल उमड़ पड़ता है। सेम विभीषिका यहाँ शरीर के अंदर है कि वायरस ने इन्फेक्शन किया, शरीर में टूट फूट हुई, वायरस तो चला गया, उसके बाद बैक्टीरिया, फंगस, जितनी भी चीजें हैं तमाम तरह की अपना इन्फेक्शन करना शुरू कर देती है। इसलिए इसको इन्फेक्शन को के बाद जो पोस्ट इन्फेक्शन अवस्था रहती है, इसको दवा से ठीक किया जाता है, तभी आपको बिल्कुल ठीक समझना चाहिए। दूसरे, आपने पूछा किन लोगों को होता है, तो मैंने बताया जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। किनकी होती है? जो अत्यंत वृद्ध होते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है। उसमें साथ साथ किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को कुछ सर्जरी हुई है, जैसे किसी को अंग प्रत्यारोपण होता है, उस अवस्था में भी रोग की प्रतिरोधक क्षमता कम हुई रहती है, क्योंकि वहां पर हम जो दवाएं चलाते हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को कम कर देती है। कैंसर के जो मरीज इलाज ले रहे थे उनको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ऐसी दवाएं चलती रहती हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी लाती है। उस समय फिर ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं कि बाहर से इन फंगस को आक्रमण करने का, या अंदर के जो फंगस रहते हैं हमारी प्रतिरोधक क्षमता जिनको रोके रखती है, वो एक बार कम होने के बाद ये लोग बढ़ जाते हैं। आप ऐसा समझिए, एक मकान है, उसकी बाउंड्री छोटी हो गई, चोर ने रास्ता देख लिया, जब मौका मिलेगा जंप करके आ जाएगा, इसलिए बाउंड्री वाल को ऊंचा बनाया जाता है। ये इसी तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में अंदर व्याप्त या शरीर के बाहर से अंदर आने वाले बैक्टीरिया और फंगस और अन्य तरह के कीटाणु, विषाणु, इन सबको रोकती है। तो ये अब चूंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता है कम हो रही है, इसलिए ये पोस्ट वायरल पेशेंट्स में दिख रहा है, अन्यथा अन्य बीमारियों में भी ये हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकती है। देखिए, कारण मैं बता रहा हूँ वह फिर एक ही है
कि एक मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई हुई है। ये जो फंगस है ये ऑलरेडी नाक में मौजूद है, ये वहीं से पैदा हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो ऑक्सीजन हम मास्क यूज कर रहे हैं, अगर हम उसको गंदा रखेंगे, उसके अंदर फंगस जमने के बिल्कुल 100 कारण है, बिल्कुल हो सकता है वहाँ से। अब जो आपने बताया ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जो पानी जो लगाया जाता है, बिल्कुल 100% उससे हो सकता है। देखिए कान के अंदर जब किसी को बताया जाता है कि पर्दे के अंदर छेद हो गया, हम बताते हैं कि पानी से आप सावधानी रखिए, कान में पानी न जाए, अन्यथा फंगस हो सकता है। क्योंकि जो टंकी से पानी आ रहा है, टैप वाटर से पानी आ रहा है, उसमें तो फंगस ग्रो होता ही है। आपने हरी हरी काई लगी हुई देखी होगी, तो शैवाल और कवक 2 तरह की चीजें होती हैं, वो पानी में हो ही जाती है नलों के अंदर, तो उसका शुद्धिकरण तो जरूरी है। तो वो तो बिल्कुल डेडली है, उसको नहीं होना चाहिए, वहां पर डिस्टिल वाटर होना चाहिए, वो एक कारण है। दूसरे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की मैं बता दूं तो ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है, जो माध्यम है जिसके थ्रू ऑक्सीजन कैरी की जा रही है, जिसके थ्रू नाक में पहुंचाई जा रही है, वो सारे स्टरलाइज हैं या नहीं है, इस पर डिपेंड करता है। अगर वो स्टरलाइज अवस्था नहीं है तो निश्चित रूप से हो सकता है। इवन जो आप मास्क पहने, अगर आप इसको लगातार लगातार बिना धोए, बिना उसको साफ सफाई रखे इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी बहुत दिक्कत होती है। इसलिए जल्दी बदलना, धोना, जो जिस तरह का मास्क लगाते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है पुराना उठाया आपने और नाक में ऑक्सीजन के लिए कोई भी मास्क लगा दिया पुराना। जो पेशेंट पुराने सीओपीडी के भी रहते हैं, रेगुलर वो अपनी ऑक्सीजन लगाते हैं घर पर भी, उनको भी मास्क को धोना होता है, उनको साफ-सफाई बताई जाती है। तो ये इस अवस्था में बिल्कुल हो सकता है कि मरीजों की अधिकता होने के कारण मास्क लगा दिए गए और जो अनहाइजीनिक है, वहाँ से फंगस जा सकती है। देखिए, जो पेशेंट स्टेरॉइड ले रहे हैं, स्टेरॉइड की ज़रूरत तब पड़ती है जब वायरल लोड कम हो जाता है, वायरस शरीर से निकल जाता है, और मान लिया पेशेंट शुगर वाला भी है, डायबिटिक पेशेंट भी है, तो हमारा मानना यही है कि जो स्टेरॉइड लिया जाए वो किसी न किसी डॉक्टर की निगरानी में लिया जाए। क्योंकि अगर शुगर बढ़ती है तो फिर इंसुलिन थेरेपी या दूसरी किसी थेरेपी के माध्यम से स्टेरॉइड इसको शुगर के लेवल को कम किया जाता है। जो पेशेंट अस्पताल में है वो तो एक कंट्रोल्ड माहौल में है, जब उनको घर डिस्चार्ज करके भेजा जाता है तब उनका शुगर लेवल लगभग नॉर्मल कर दिया जाता है, या इस कंडीशन में ला दिया जाता है कि उनको शुगर म्यूकरमाइकोसिस की प्रॉब्लम ना हो। दिक्कत वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, जो लोग घर पर ही ऑक्सीजन भी लगा रहे हैं और घर पर ही इधर-उधर से पूछकर स्टेरॉइड ले रहे हैं, फिर उन पे अपना शुगर कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है। वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में इनको खतरा होता है कि इनको म्यूकरमाइकोसिस हो जाए। अगर कोई मरीज ऐसा भी है कि अस्पताल से वो ठीक होकर आया, वहाँ स्टेरॉइड लिया गया और ठीक अवस्था में भी उसको घर भेजा गया, उसके बाद म्यूकरमाइकोसिस से वो बचना चाहते हैं, तो अगर कुछ ना कर सकें तो इतना कर लें कि पानी की भाप ज़रूर लेते रहें, जिससे कि अगर कोई भी सिक्रीशन नाक के अंदर जमा होता है तो वो निश्चित रूप से निकल जाएगा। हमारी नाक में स्वयं ही इतना सलाइवा रहता है, और अगर हम दोनों टाइम भाप ले लें तो निश्चित रूप से वो निकलेगा। और किसी भी सिम्पटम को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगर इग्नोरेंस है तो ही होगा, अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि बीमारी पूर्ण रूप से अपना रूप लेने से पहले काफ़ी सारे इंडिकेशन देती है, तो तभी मैक्सिमम लेवल पर पहुँचती है जब हम उसे इग्नोर करते हैं या नहीं दिखाते हैं कि अभी तो हम अस्पताल से आए हैं, अब फिर अस्पताल में दिखाएं। नहीं, तुरंत अगर ऐसी कोई बात है तो सूचना दें। और जो घर पर स्टेरॉइड ले रहे थे, ऑक्सीजन ले रहे थे, उनको अगर ऐसी कोई सिम्टम है तो उनको भी चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस बीमारी का इलाज कोई फिजिशियन, कोई सर्जन नहीं कर पाएगा। केवल और केवल विशिष्ट विशेषज्ञ जो ईएनटी सर्जन्स हैं वही इसका इलाज कर पाते हैं, क्योंकि इसका इलाज घर पर संभव नहीं है। इसमें जो अंदर ब्लैक फंगस जम जाती है, सर्जरी द्वारा उसको हटाया जाता है। इसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए भी आपको चिकित्सक का लिखा हुआ पर्चा चाहिएगा, और वो भी विषय विशेषज्ञ ही बता पाएगा कि क्या जांच किस हाल में करानी है, और अगर वो जांच आ गई है तो अब ये सर्जरी लायक स्थिति बनती है
या किसी और तरह से ठीक हो जाती है। जो मैं बता दूं, जो इसका ट्रीटमेंट होता है, एंटी फंगल दवा होती है, वो भी बहुत कम लोग उसमें निपुण होते हैं उसको चलाने में, क्योंकि जहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो या जहाँ पर ऐसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट ट्रीट किए जाते हैं, केवल वही लोग उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। अन्यथा वो कुछ भी ले लेने से, कुछ कह देने से, जनरल मेडिसिन ले लेने से वो बिल्कुल ठीक नहीं होता। वो एंटी फंगस बहुत विशेषज्ञता के साथ और बहुत जांचों के साथ ही चलाई जाती है। इसलिए इग्नोर ना करें, भाप लें, और नाक की धुलाई सबसे अच्छा इसका ट्रीटमेंट है कि आप नाक की धुलाई करेंगे तो बचे रहेंगे।